तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सेशन है क्लास 12 फिजिक्स एटम चैप्टर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बारे में आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम एक तरीके का अरेंजमेंट होता है लाइट का, जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आपको जब बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ईएम स्पेक्ट्रम जब बोला जाता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो जब आपको ईएम स्पेक्ट्रम बोला जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तो आपके माइंड में एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट होता है गामा रेज, आफ्टर दैट एक्स रेज, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो वेव्स। ये चीजें आपके माइंड में आती है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए। इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, मतलब कि ν1, देन ν2, ν3, ν4। अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज हो ν5, ν6, देखिए ये सभी फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं गामा रेज की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ν1 मस्ट बी ग्रेटर देन ν2, ग्रेटर देन ν3, ग्रेटर देन ν4, ग्रेटर देन ν5, ग्रेटर देन ν6, ग्रेटर देन ν7। तो देख सकते हैं कि ये जो अरेंज किया हुआ है गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इसी अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। अगर इनको रैंडम कर दें हम, मान लो कि गामा रे, इसके बाद विजिबल, फिर कहीं अल्ट्रा वायलेट कहीं रखें, माइक्रोवेव कहीं रखें, रेडियो वेव कहीं रख दें, तो ये स्पेक्ट्रम नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है कि या तो आप रेडियो वेव से सीक्वेंस में गामा तक चले, या गामा से सीक्वेंस में रेडियो तक चले, या विजिबल से रेडियो तक चले, रेडियो से विजिबल। तो ये एक रेंज का स्पेक्ट्रम होगा, या फिर ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम है। लेकिन अगर ये रैंडम हो गया तो फिर इसको स्पेक्ट्रम नहीं कहेंगे। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्पेक्ट्रम का मतलब समझ में आया है। जब आप प्रिज्म से देखते हैं तो प्रिज्म से आपको जो मिलता है विबग्योर, वो सिर्फ विजिबल लाइट के अंदर का स्पेक्ट्रम है, जिसमें आप देखते हैं कि जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है और वॉयलेट की मिनिमम है, बाकी सभी की उन्हीं दोनों के बीच में होती है। तो वो भी एक तरीके से विजिबल लाइट के अंदर का स्पेक्ट्रम है। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बट यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कैसे ये उस चीज, ये जो अभी अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया गया है, इसका और इसका क्या रिलेशन है? देखने में तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। तो चलिए समझते हैं इसको। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमैटिक, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मीनिंग क्या होता है? अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको वर्ड से ही क्लियर होगा। कोई भी ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट हो, जैसे कि आप एलईडी यूज करते हैं, आप ट्यूबलाइट यूज करते हैं, ये वाइट लाइट होते हैं, तो इसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको यूज करना होगा कोई लेजर लाइट, जैसे ग्रीन कलर का लेजर या फिर रेड कलर का लेजर या कोई और। तो सिर्फ अगर 1 कलर लाइट है तो उसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक बोल सकते हैं। वैसे वो भी प्योरली मोनोक्रोमैटिक नहीं होती। प्योर मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी उसमें होनी चाहिए, फिक्स एक ही फ्रीक्वेंसी या फिर एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, तो उससे एग्जैक्ट जो हमारा रिजल्ट आता है वो मिलता है हमको। जैसे कि सोडियम लैंप जो होता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, बट वो भी 100% तो प्योर नहीं है। बट उसमें भी देखेंगे तो अगर सोडियम लैंप यूज करते हैं तो हमको सिर्फ 2 ही वेवलेंथ उसमें अवेलेबल होती है, जिसकी वेवलेंथ होती है 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम में। तो ये 2 वेवलेंथ उसके अंदर होती है, बट इनको हम लोग फिर भी मोनोक्रोमैटिक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक होल है जहाँ से वो लाइट निकलेगी, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है,
इसके किसी भी फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, या फिर इस एनर्जी को आप लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा टाइप का। ठीक है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है वेवलेंथ, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ई इज इक्वल टू या तो आप एच न्यू लिख सकते हैं या फिर एच सी बाई लैम्डा, ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेवलेंथ के फॉर्म में, यहाँ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। ये है फोटोन। और यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है, सपोज कर लेते हैं ग्लास जार टाइप का है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। डेफिनेटली ये हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस लाइट को, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहां से हम लोग पास करते हैं और आउटपुट में चेक करते हैं, मतलब जो बाहर निकलेगी उस लाइट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो भी लाइट निकली उसको आउटपुट बोल सकते हैं, या फिर जो भी लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ इसकी एनर्जी एच न्यू है, तो यहाँ पे आपको एच न्यू एनर्जी वाला फोटोन भी मिलेगा। कुछ फोटोन ऐसे होंगे जो एच न्यू डैश टाइप के होंगे, मतलब इससे उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। कुछ और होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी और भी अलग है, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। एच न्यू ट्रिपल डैश हो सकता है, एच न्यू 4 डैश हो सकता है, एच न्यू 5 डैश हो सकता है, ऐसे करके। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि सिर्फ आपके पास एक ही टाइप की लाइट है जिसको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कह रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी एच न्यू है। बट यहाँ से डिफरेंट टाइप की जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, ये कहाँ से आ गए। अब जब ये फोटोन यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट होगी, उसको पास करेंगे तो वो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइंस, जो अगर यहाँ पे कोई फोटोग्राफिक प्लेट हो तो इस पे इन फोटॉन्स के डिफरेंट टाइप के इफेक्ट होते हैं। तो इसी पे जो इफेक्ट इसका बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे ये जो फोटॉन्स, जो नए नए फोटॉन्स जनरेट हुए, ये कैसे जनरेट हुए होंगे, और इन्हीं से रिलेटेड जो यहाँ पे लाइंस होती हैं उन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो कैसे ये फोटॉन है, यहाँ पे एच न्यू डैश का आ गया, कोई एच न्यू डबल डैश, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ ही दिखाए गए हैं आपको। तो इन्हीं का जो इफेक्ट इस फोटोग्राफिक प्लेट पे है उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्चुअल में आपने सिर्फ एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहाँ पे इस गैस से पास किया था, बट आपको यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी के फोटोन मिलते हैं। बट एक पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी वाला जो फोटोन होगा वो एच न्यू होगा। ये सभी जो होंगे उनकी एनर्जी जनरली इससे कम ही होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग रामन इफेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे यहाँ पे ये फोटॉन्स आए। ठीक है, इसी के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो देखिए क्या हुआ होगा। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं कि जैसे ये है हाइड्रोजन, किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम लोग प्लस जेड ई लिखते हैं, जहां जेड क्या है, जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, और ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कि आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है ये। तो अगर यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। तो यहाँ पे कोई भी जो भी न्यूक्लियस हो उसके अकॉर्डिंग जेड की वैल्यू चेंज करेंगे और हमको न्यूक्लियस का टोटल पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो बट हम लोग हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जेड इज इक्वल टू 1, जब भी जरूरत होगी आप लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन की अगर आप बात करें एनर्जी लेवल्स की, तो अगर हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल की बात करें तो इस टाइप के होते हैं। ये हो गया, इसके बाद दूसरा एनर्जी लेवल, फिर एनर्जी लेवल। इस डायग्राम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों के बीच की। ऊपर की लाइंस और क्लोज होती चली जाती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसी डायग्राम को, जो कि एक्चुअल में सर्कुलर डायग्राम होता है, इसको समझने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं।
एक्चुअल में वो सर्कुलर ही होगा, बट उसको स्ट्रेट लाइन में बना के समझना थोड़ा इजी होता है। तो इसी डायग्राम को आपको इस फॉर्म में दिखाया जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस को शो नहीं करते हैं डायग्राम में। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल, देन इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो ये है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इस एनर्जी लेवल को हम लोग कहेंगे E1, E2, E3। थोड़ा सा इसको और स्पेसिंग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। वैसे स्पेसिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। E4, E5, E6। ठीक है, ये है। अब यहाँ इन्फिनिटी तक हो सकता है, इन्फिनिटी वाली लाइन कहीं होगी ऐसे। ये एनर्जी लेवल्स हैं। एक्चुअल में यहाँ पे अब जो डायग्राम आप बुक में देखते हैं वहां पे इस न्यूक्लियस को शो नहीं करते हैं, और ये सभी एक्चुअल में ये सर्कल में है, बट इसको समझने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि E1 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू कितनी है, तभी आप बातों को समझ पाएंगे। तो इस न्यूक्लियस को यहाँ से इरेज किया जाता है, ये आप इमेजिन करेंगे। E1 की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपको याद होगा। E2 की वैल्यू कितनी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें इतने की जरूरत है, इतने से हम समझ जाएंगे। ठीक है, फार्मूला आपके पास है En इज इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर। इसकी भी आप वैल्यू चाहे यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -13.6, n की वैल्यू अगर आप 4 के लिए चाहते हैं यहाँ पे 4 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये आएगा -13.6 बाई 16, और इसको जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो E4, E5, E6 जो भी आपको चाहिए यहाँ से बहुत इजीली लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में डिराइव कराया गया है। तो हमें इतने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखिए इस वाले की जो वैल्यू है ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम है, तो आप इसको प्लस ई टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे होगा n इज इक्वल टू 1। ये इसकी स्टेबल स्टेट है। जब यहाँ से फोटोन आता है, फोटोन की एनर्जी h-nu, ये ऐसे पास करता है, ऐसे चलता है। सपोज ये फोटोन इसको मिल गया, इसी इलेक्ट्रॉन को मिला, तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में सिर्फ तभी जा सकता है जब इस फोटोन के पास कम से कम इस एनर्जी बैंड गैप के इक्वल एनर्जी हो या फिर इससे ग्रेटर हो। अगर इस फोटोन की एनर्जी इस बैंड गैप से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कराएगा। तो इस बैंड गैप की एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं कितनी है। तो आपको करना होगा इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा डेल्टा E1। डेल्टा E1 कितना होगा, E2 माइनस E1 होगा। तो देखिए E2 कितना है, -3.4 माइनस -13.6, तो ये वैल्यू है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 से 2 में चला जाए, तो आप एक ऐसा फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे जिसकी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या फिर इससे ग्रेटर हो। अगर फोटोन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी n इज इक्वल टू 1 से 2 में नहीं जा सकता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, मान लीजिए आपको n इज इक्वल टू 3 में ले जाना है, तो फिर एनर्जी कितनी होनी चाहिए चेक कर लीजिए। तो इसके लिए होना चाहिए डेल्टा E2 इज इक्वल टू E3 माइनस E1। अब E3 कितना है, देखिए E3 है -1.51 माइनस यहाँ पे 13.6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा चेक कर लीजिए।
तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, ये आएगा 13.6 माइनस 1.51, ये हो गया 9, 0, 12। तो यहाँ पे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे एक फोटॉन इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन के n=2 और 3 में जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ से ये n=3 में चला जा सकता है। तो ये हमको चेक करना होगा कि अगर हम इस जो भी एटम है इसको हम एक्साइट कराना चाहते हैं, तो हमारे पास जो भी फोटॉन है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर एनर्जी इस एनर्जी बैंड गैप, जो एनर्जी गैप है, इससे कम है तो फिर कभी भी एक्साइट नहीं होगा। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब सपोज कर लेते हैं कि हमने काफी हाई एनर्जी का फोटॉन दिया है इसको, इतनी एनर्जी का फोटॉन दिया कि सपोज ये E=4 में आ गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि E4 में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ले जाना है तो उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नोट करिए और आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=4 में ले जाना है तो फोटॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सपोज हमने ऐसा फोटॉन दिया कि इलेक्ट्रॉन n=1 से 4 में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा। अब देखिए, हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन उसी मॉडल से। आपको पता है कि एक्सेप्ट n=1 किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड है वो 10⁻⁸ सेकेंड से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा और ये वापस अपने इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी एक्साइट होता है, मतलब जब n=1 से n=4 में जाता है तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, और जब n=4 से लोअर एनर्जी में आएगा, 3, 2, 1 किसी में भी आए, तो इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, तो जब ये डी एक्साइट होगा तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसी को हमको यहाँ पे देखना होता है। तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, यहाँ से ऐसे चला था, यहाँ पहुंचा था, ये इसी को यहाँ दिखाया जा रहा है क्योंकि उसी पे लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आता है। हो सकता है अगर ये डायरेक्ट आता है तो इसने इनिशियली कितनी एनर्जी लिया था, आपको पता है hν, तो जब ये नीचे आएगा तो उतनी ही एनर्जी ये इमिट कर देता है। मतलब आपको एक फोटॉन मिलेगा जिसकी एनर्जी उतनी ही है जितनी की आपने इंसिडेंट किया था। ठीक है, बट यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ से आए, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग तरीके से है। हो सकता है कि ये पहले ऐसे आए, फिर यहां से ऐसे आए और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आ जाए। तो अगर इसने इस वाले पाथ को फॉलो किया तो आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन ने hν एनर्जी लिया था यहाँ पे, जब ये यहाँ ग्राउंड से हाई एनर्जी लेवल में गया, बट जब ये लोअर एनर्जी में आ रहा है तो अगर इस वाले पाथ से आएगा, पाथ नंबर 1 से, तब तो ये इसी फोटॉन को इमिट कर देगा। लेकिन अगर इस तरीके से आता है, पहले n=4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, तो यहाँ पे देखिए एक फोटॉन इमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी hν1, फिर यहाँ भी इमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी hν2, और यहाँ इमिट करेगा जिसकी एनर्जी होगी hν3। तो इसने एब्जॉर्ब तो एक ही फोटॉन किया है hν, लेकिन इमिट करेगा ये 3 फोटॉन्स। ठीक है, तो इनिशियली इसीलिए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ होगी तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आउटपुट में। इनपुट में सिर्फ यही फोटॉन है, इस बात की गारंटी लेना पड़ेगा आपको, इसीलिए आपको यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ यही है, लेकिन आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, hν हो सकता है मिले, उसके अलावा और क्या मिल सकता है, hν2, hν1, hν2, hν3 भी मिल सकता है। और भी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करता 2 में और फिर 2 से 1 में आ जाता। तो यहाँ देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी और डिफरेंट हो जाएगी। अब इसकी हो सकती है hν4 हो जाए, तो यहाँ पे एक और फोटॉन मिल रहा है आपको। तो hν1 का मिल रहा है, hν2 का मिल रहा है, hν3 का मिल रहा है, hν4 का भी मिल रहा है। यूज किया था एक ही hν, मिल रहे हैं कितने, 1, 2, 3, 4 और एक 5 इनिशियल वाला भी। अब ये सभी फोटॉन जब फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंट होंगे तो इनके इफेक्ट अलग अलग आएंगे सभी के, और इस तरीके से स्पेक्ट्रम बन जाता है। उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। बट अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हो सकता है कि ऐसे ही आए तो फिर ये सब कैसे दिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है माइंड में। तो देखिए, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास कभी भी सिर्फ एक एटम नहीं होता, आपके पास मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो होता क्या है, किसी एटम में इस टाइप की कंडीशंस फॉलो होंगी, किसी में इस टाइप की होगी, किसी में इस टाइप की होगी, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कौन से वाले एटम में क्या होगा, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। ये एक आप बोल सकते हैं कि एक अपने सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस है। कौन से वाले एटम में कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। बट हाँ, ये है कि किसी में ये वाला प्रोसेस हुआ होगा तभी ये फोटोन मिला है, किसी में ये प्रोसेस हुए होंगे इसलिए ये सभी मिले हैं, किसी में ये इसके साथ ये हुआ तो ये दोनों मिलेंगे। और इस तरीके से आपके पास मिलियंस ऑफ एटम्स है, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और जिसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यहाँ पे ये सभी फोटॉन जब फोटोग्राफिक प्लेट से पास करते हैं तो उस पर डिफरेंट टाइप की इफेक्ट्स शो करते हैं, जिससे स्पेक्ट्रम बनता है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहुंच गया। ठीक है, तो अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ से फोटोन आपको मिल रहे हैं, यही फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं, जिससे आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। तो अब हमको डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस की डिस्कवरीज हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स की स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी 5 डिफरेंट लाइंस हैं। उसके लिए हमें इस डायग्राम को इरेज करना होगा और एक नया डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखो, ये है न्यूक्लियस, ये n=1 2 3 4 5 6 7 इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये है n=1 n=2 n=3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो इसी स्टेट में होता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। जब ये एक्साइटेड होगा तो ये किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जा सकता है ये। तो सपोज इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 1 में आता है तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सभी जो फोटॉन्स है ये सभी एक ही सीरीज के फोटॉन होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। जब भी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 1 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 1 में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा है, 6 से भी आ सकता है, 7 इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो ये सभी जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे ये सभी एक ही सीरीज के होंगे जिसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 में आए हायर एनर्जी लेवल से, मतलब कि 3 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अगर करें ऐसे, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो 2 में आ रहा है, n=2 में, यहाँ देखिए ये 2 है, तो ये बनेगा बामर सीरीज। ठीक है, अब n=3 में आए किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, ये है n=1, यहाँ पे n=3 हो गया, तो ये कौन सी सीरीज बनेगी, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, फिर सॉरी ये क्वेश्चन है n=3 के लिए। अब 4 में आते हैं,
तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3। यहाँ पहले सीक्वेंस लिख देते हैं। पहला क्या है, दूसरा, और ये सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखिए n = 4 के लिए है ये, ठीक है। अब 5 में अगर किसी हायर एनर्जी लेवल से आता है तो इसको बोलते हैं फुल सीरीज, ये 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये n = 5 वाला केस है लास्ट, ठीक है। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n = 5 में आता है तो ये जो लाइंस है, ये सभी लाइंस मिलती हैं आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब ये है कि जब आप इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये अल्ट्रा वायलेट रेंज की वेवलेंथ होगी। बामर विजिबल लाइट होती है ये, मतलब विजिबल वेवलेंथ रेंज, जो कि आपको पता है कितनी होती है, 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। इसी के बीच में इसकी वेवलेंथ आएगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल रेंज। और ये सभी जितने हैं ये सब IR में होते हैं। IR मतलब है इंफ्रारेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लाइमन कौन से रेंज में आता है, बामर कौन से रेंज में, पार्शियल ब्रैकेट, ठीक है। अब इन सभी सीरीज के वेवलेंथ के लिए फार्मूला है, एक ही फार्मूला है जो सभी पे अप्लाई हो जाता है। तो किसी भी सीरीज की किसी भी वेवलेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा, वो है 1/λ = रिडबर्ग कांस्टेंट इन ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। यही फार्मूला है। ये सभी सीरीज के लिए ट्रू है, बट कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे कंडीशंस हमको जानना है कि कौन सी सीरीज के लिए क्या कंडीशन हमको यूज करना है। तो सपोज फर्स्ट सीरीज अगर आपको चाहिए लाइमन, तो लाइमन के लिए आपको मिलता है n1 आपको यूज करना है 1, ये फिक्स होता है, ये कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। अब n2 की वैल्यूज चेंज होंगी, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्योंकि पता है आपको n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फॉर्म में है, तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, एक्सेप्ट 1 को छोड़ देंगे, 2 3 4 ऐसे करके चलेगा। तो अगर लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन आपको चाहिए तो आपको यूज करना होगा n2 की वैल्यू 2 यूज करना होगा। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन चाहिए तो n2 की वैल्यू यूज करना होगा 3। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के लिए 2 यूज हो रहा है, सेकेंड लाइन के लिए 3 यूज हो रहा है, थर्ड लाइन के लिए 4 यूज होगा। तो जो लाइन पूछेगा +1 करके यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फार्मूला की बात करें तो हमारे पास लाइमन सीरीज के लिए जो स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है वो होता है 1/λ = r इन ब्रैकेट 1/1² - 1/n2²। ये फिक्स कर देना है और n2 की वैल्यू हमको लिख देना है 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट। लास्ट लाइन के लिए आप n2 की वैल्यू इनफिनाइट यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपको बताना यह है कि लाइमन सीरीज की जो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो कब मिलेगी, n = 2 के लिए या फिर n = इंफिनिटी के लिए, सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि लाइमन सीरीज की कौन सी लाइन मैक्सिमम एनर्जी वाली होती है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि कौन सी लाइन ऐसी होगी जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी लाइन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, n = 2 के लिए या फिर n = इंफिनिटी के लिए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको लाइमन सीरीज से बनते हैं, इंपॉर्टेंट। और इसकी कोई भी लाइन की वेवलेंथ आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, चीजों को वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे ये लाइमन सीरीज, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है। इसको चाहे तो लिख सकते हैं, हम फर्स्ट लेटर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम बी होने का मतलब ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे और यहाँ पे फुंड है, तो इस चीजों को नोट कर लेंगे। यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ पे पी से है, लेकिन यहाँ पे इसको फुंड पढ़ते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ये पास्चर है, तो इन चीज़ों को नोट कर लेंगे आप। और ये है फर्स्ट लाइन के लिए। ऐसे ही आप सिंपली फार्मूला लिख सकते हैं अदर वेवलेंथ के लिए।